हेलो माइक चेक। हेलो, कहाँ तक पहुंची थी गाड़ी? ठीक, अब अपने को आज स्टार्ट करना है शेप ऑफ ऑर्बिटल। एक बार पेजेस पलटो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने खत्म किया था ऑफबाउ और हॉर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ऑफबाउ प्रिंसिपल ने ये बोला कि किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल लेवल पर जाकर जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, देन द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, देन 4, फिर 4s, उसके बाद 3d और ऐसा। ठीक, उसके बाद फिर उसी में देखें हम लोग हॉर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल। उसने ये बोला कि जितने भी लोब्स हैं उन सभी लोब्स में पहले सारे के सारे जितने उसके ऑर्बिटल्स हैं वो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिल होंगे। जब सारे लोब्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। और इन दोनों का ही यूज करके हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका? कन्वेंशनल और रेफरेंस मेथड। रेफरेंस मेथड में हम लोग रेफरेंस लेते हैं नोबल गैसेस का, और इसमें कन्वेंशनल मेथड तो पूरा पूरा लिखने का है। डन। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग आज स्टार्ट करें, आप लोग एक काम कीजिए, लिख करके बताइए क्रोमियम +6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम +6। देखो, आयन वाला इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि स्कूल लेवल पर जनरली आयनिक फॉर्म नहीं आता, लेकिन ये अपने को मालूम होना चाहिए कि ये अगर अभी सीख जाओगे तो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल अप्रोच कर लेंगे। नहीं, 2p2 में कहाँ खत्म होगा। चलो मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। CD4? नहीं ना बेटे, अगर एटॉमिक नंबर उसका 24 है इसका मतलब है कि उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन +6 का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। तो 24 - 6 कितना हुआ? 18। तो अब आपको एडजस्ट करना है सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। डन। ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड। और अगर आप इसी चीज को कैसे लिखते, रेफरेंस मेथड में लिखते, तो क्या होती कहानी? रेफरेंस मेथड में होता 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर कौन सा है? आर्गन, यानी कि ये आप लिख देते बस आर्गन 80। डन। कुछ नहीं लिखना है उसके बाद। आगे समझ में? चलो अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, जल्दी एक क्वेश्चन लिखो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ the electronic configuration of manganese +7 will be equivalent to will be equivalent to ये चार ऑप्शन, इन चार ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्ट करेंगे? अच्छा, आप लोगों को क्या बोले? तुम भी तो मैग्नीशियम लिख करके रखे हो।
मैंगनीज, मैंगनीज मैंने कितना बोला है, +2। हाँ तो फिर मैंगनीज इज Mn। हाँ जी बिल्कुल डी वाला ही है। ये लो भाई, मैंगनीज और मैग्नीशियम में जब कंफ्यूज हो गए तब इसका एटॉमिक नंबर पक्के से पता नहीं होगा। लीजिए अब बताइए। पक्का? क्यों होगा ऑप्शन सी? एग्जैक्टली, +7 का मतलब है 25 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए और अब इसके पास बचे हुए कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और 18 इलेक्ट्रॉन वाला इन सब में कौन है, आर्गन। डन। चलो अब यही ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, एक और क्वेश्चन लिख करके देखिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ये टाइटेनियम +4 is as same as ये लो, टाइटेनियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन चारों में से किसके सिमिलर है। आप लोगों के चेहरे से पता चल रहा है आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं मालूम। ये लो भाई। ठीक है, ठीक, मतलब ऑप्शन डी। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी। आंसर बताओ, हाँ कौन सा ऑप्शन। आक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलना है बेटा। डी। 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 ठीक। ये लोग डी बोल रहे हैं इसलिए। वाह, ये लोग सब अभी कुएं में कूदेंगे, तुम भी कूद जाना। ठीक, सही आंसर है ए। बेटा क्योंकि 22 में से 4 चला गया, कितना बचेगा, 18। ठीक, मैग्नीशियम होता है 12, 12 में से 2 चला गया, कितना बचा, 10, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। क्रोमियम होता है 24, +3 का मतलब 21। ठीक, लेकिन अपने को चाहिए 18, यानी ये भी अपना ऑप्शन होगा नहीं। कॉपर +2, कॉपर होता है 29, 29 में से +2 उड़ाओगे तो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे तो 27। ये तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन है स्कैंडियम, जिसका होता है एटॉमिक नंबर 21, और +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपने उसमें से उड़ाए हैं। डन। चलिए, ये तो हो गई कहानी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आज हम लोग कहानी शुरू करने वाले हैं, आज की क्लास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में जहां तक बात है बेटा, तो आपको मालूम है कि हम लोगों ने लिखा था कि अपने पास ऑर्बिटल्स कितने तरीके के होते हैं। अरे कितने तरीके के होते हैं भाई। जनरली हम लोग चार का ही स्टडी करते हैं। एक है एस ऑर्बिटल, एक है पी ऑर्बिटल, एक है डी ऑर्बिटल, और एक एफ ऑर्बिटल। आप लोग कॉपी में ऐसे लिखना चाहेंगे या फिर एक एक करके सिस्टमेटिकली टाइप, मतलब जैसा बुक में रहता है वैसा, ऐसे ही कम जगह में पूरा आ जाएगा। ठीक, देखो अब बहुत सारे मतलब जैसे आप लोगों की टेक्स्ट बुक में तो दिया ही नहीं है कि एस पी डी और एफ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, और यूजुअली स्कूल में बताते भी नहीं है इस चीज को। ठीक, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीज आती ही है, और आप लोगों को मालूम होना भी चाहिए। देखो एस का मतलब होता है बेटा, एस स्टैंड्स फॉर शार्प। ठीक, पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी
या प्रिंसिपल। D stands for diffused and F stands for fundamental. हो गया बेटे? चलिए अब इसमें एक एक का शेप देखना शुरू करते हैं। देखो जहां तक बात है एस की, ठीक, तो इसका शेप होता है स्फेरिकल। ठीक, ये हम लोगों ने जब डिफरेंस बिटवीन लिखा था तभी भी देखा था कि इसका शेप कैसा है बेटा, स्फेरिकल शेप है। अच्छा, अब बहुत बार आप लोग गलती क्या करते हो कि अगर मान लो स्कूल में आ गया या फिर कहीं भी आप लोगों से पूछा गया कि द फुल फॉर्म ऑफ एस इज, और वहां पे स्फेरिकल लिखोगे तो आपका आंसर गलत है। ठीक, स्फेरिकल इसका शेप होता है लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, शार्प। अब ये स्फेरिकल है, क्या इसमें और लोब्स दिख रहे हैं आपको, और कोई चैम्बर भी नहीं है। इसलिए जिस समय हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में एस ऑर्बिटल सिर्फ एक बॉक्स में ही फॉर्म होता है, एक बॉक्स में ही बनता है। ठीक, चलिए ये तो हो गई कहानी एस की। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे मैक्सिमम, दो। क्यों, एक ही लोब है, और होर्न्स रूल के हिसाब से भी चलोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो होगा हाफ फिल्ड, उसके बाद फिर उसको पेयर अप कराओगे तो फुल फिल्ड। डन। ठीक, तो इसलिए ऐसे वाले डायग्राम भी आप लोग अभी आगे चल के देखेंगे। डन। तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एडजस्ट करने पॉसिबल है, टू। इसको पहले हटा लो। हाँ, अब आता है पी यानी कि प्रिंसिपल। इसका शेप होता है डम्बबेल। ठीक, अच्छा ये डम्बेल जो है, इसी यही फिर बोलते 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 बिगड़ता गया नाम, और यही बन गया है डम्बल। ठीक, वो जो जिम में जो डंबल होता है वो डंबल की स्पेलिंग यही होती है, तो वो असल में है डम्ब बेल। ठीक, डंबल का मतलब कैसा, ऐसा। ठीक, अब इसमें कितने लोब्स दिख रहे हैं आपको, ठीक, यानी कि इसमें एक बार में आप कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर पाओगे, दो ही। वैसे भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होता है, लेकिन अब ये जो है पी ऑर्बिटल ये आपके पास होता है तीन ओरिएंटेशंस में। ठीक, चलो इसको लिख लेते हैं एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। ठीक, ये हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब जहां तक बात है, हाँ, तो ये है तीन तरीके से, एक होगा पी एक्स, एक होगा पी वाई, और एक होगा पी जेड। ठीक, जब तक कि स्फेरिकल था तो स्फीयर, एक जो स्फीयर है यानी कि एक गोला, इस स्फीयर को आप एक्स वाई जेड में डिवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो कैसा हो गया बेटा, वो एक लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर हो गया है। इसको आप तीन अलग अलग ओरिएंटेशन दे सकते हो। जब उसका ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा तो ये कहलाएगा पी एक्स, जब वो वाई एक्सिस के अलाउंग अलाइन रहेगा तो वो कहलाएगा पी वाई, और जब वो जेड एक्सिस के अलाउंग अलाइन रहेगा तो वो कहलाएगा पी जेड। अब इसमें जानने वाली दो तीन चीजें हैं, और क्या है वो चीज, पहली चीज ये है कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड ये तीनों हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक, और तीन शेप है, मतलब कि आप इसको ऐसा टाइप का समझ सकते हो, ये है पी एक्स, ये है पी वाई, और ये है पी जेड। ठीक, यानी कि आप क्या काम करो, अगर आप लोगों को और अच्छा से समझना है, घर में जाओ, छह बलून फुलाओ और दो दो के पेयर में उसको बांध दो। ठीक, तो वो ऐसा बन जाएगा डंबल टाइप। उसके बाद तीनों को क्या करना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बिठा देना है ऐसा, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा पी ऑर्बिटल का शेप कैसा आ रहा है। डन। ये पहली खासियत है इसकी बेटा। दूसरी खासियत क्या है इसकी, कि एनर्जी ऑफ पी एक्स विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ पी वाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ पी जेड।
और ऐसा कंडीशन जब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम रहती है, सच सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक। दूसरी चीज हो गई, पहली चीज की पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों परपेंडिकुलर है, और दूसरी चीज की इन तीनों की एनर्जी इक्वल है। ठीक, अच्छा अब ये क्या है, इसमें तो लोब्स आपको कितने दिख रहे हैं, मतलब तो इस हिसाब से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब एक इसमें देखोगे तो पेयर अप होकर के 2 इलेक्ट्रॉन ही आने पॉसिबल है। ठीक, लेकिन अपने पास पी में कितने ओरिएंटेशन है, 3। और इस 3 ओरिएंटेशन के कारण इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर जब आप लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में इसमें 3 बॉक्सेस बनते हैं, जिसमें एक होता है पी एक्स का, एक होता है पी वाई का, एक होता है पी जेड का। अब अकॉर्डिंग टू होम्स रूल, चलो भाई, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक, तो पी ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर पाएंगे बेटा? डन। चलिए पहले इतनी चीजें लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग डी और एफ में चलते हैं। और एक एक चीज रिकॉल करके लिखना, जैसे कि क्या, एस वाले को शार्प बोलते हैं, इसका शेप स्फेरिकल होता है, इसमें एक ही लोब होता है जिसके कारण 2 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होता है। फिर जब पी लिखेंगे तो इसका शेप डंबल के जैसा होता है, और ये 3 टाइप का होता है, मतलब 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तीनों की एनर्जी सेम, और सेम मतलब वो सेट ऑफ ऑर्बिटल जिसमें सेम एनर्जी रहता है उसको बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक, और तीनों का ओरिएंटेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और क्योंकि इसके पास 3 ओरिएंटेशंस और 3 लोब्स हैं तो इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। इतनी चीजें फटाफट से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग डी और एफ में चलेंगे। डन। चलो, अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ बेटा, ये वाला डायग्राम कौन से पी ऑर्बिटल को बिलोंग करता है? क्यों जरूरी नहीं है? एग्जैक्टली एक्स ही होगा। एग्जैक्टली बेटा, तीनों चीजें परपेंडिकुलर है, और अभी तक इसमें एक्सेस मैंने स्पेसिफाई किया ही नहीं है। तो दिस कैन बी पी वाई, दिस कैन बी पी जेड एज वेल। आया समझ में? क्योंकि कंडीशन क्या रहती है, आप लोगों ने मैथ्स में ये पढ़ा भी है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ये तीनों, तो एक्स वाई जेड, और तीनों एक्सिस को क्या है, ये इंटर क्या बोलना चाहिए, इंटर कन्वर्टेबल या
इंटर रोटेबल बोल सकते हो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि अभी ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको, आप अगर उसको ऐसा कर दोगे तो थोड़ी देर बाद वाई एक्सिस भी वैसा दिखने लग सकता है। ऐसा कर दोगे तो अब वो जेड एक्सिस भी वैसा दिखने लग सकता है कि नहीं? तो चलिए, एक चीज को दिमाग में रखना, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सिस स्पेसिफाई किया हो तब तक के आप उसको पी एक्स पी वाई या पी जेड नहीं बोलोगे। डन। चलिए अब आते हैं डी यानी कि डिफ्यूज। इसमें तो तीन लोब्स थे, पी एक्स पी वाई और पी जेड। इसके पास होते हैं बेटा पांच लोब्स। कौन कौन से पांच लोब्स, उस पे आने के पहले इसका क्लासिफिकेशन है कि ये जो पांच लोब्स हैं उन पांच लोब्स का क्लासिफिकेशन है। एक वैरायटी होती है टी टू जी और एक वैरायटी होती है ई जी। डन। अच्छा, अब इससे पहले कि हम लोग टी टू जी और ई जी में कौन कौन आता है उसको देखें, ये देख लेते हैं कि ये जो डी ऑर्बिटल है इसका शेप कैसा है। इसका शेप होता है डबल डम्बेल टाइप का। ठीक, डबल डम्बेल का मतलब इसमें आपको कितनी पंखुड़ी बनानी है? हाँ, मतलब इसमें दो पंखुड़ी है तो उसमें चार पंखुड़ी बनाओगे एक साथ। ठीक है, ये चलो डबल डम्बेल। अब टी टू जी में आता है बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक, याद करना बहुत एकदम मुश्किल नहीं है। आप एक काम करो, एक्स वाई जेड लिखो, एक बार एक्स वाई, एक बार वाई जेड और एक बार जेड एक्स, यही कॉम्बिनेशन चल रहा है। ठीक, और डी ई, ये जो है ई जी ऑर्बिटल्स, ये क्या होंगे? ये एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। डन। अच्छा, अब इन तीनों के साथ खासियत क्या है कि इन तीनों की एनर्जी भी बराबर है। और आपको मालूम है, अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? दे आर सपोज टू कॉल डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक, सिमिलर कंडीशन इसकी भी। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बेटा साथ साथ में बनाते चलो, टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे बनाने वाले हैं हम लोग डी एक्स वाई, यहाँ बनाने वाले हैं डी वाई जेड, यहाँ बनाने वाले हैं डी जेड एक्स या डी एक्स जेड। ये होने वाला है हम लोगों का डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये होने वाला है हम लोगों का डी जेड स्क्वायर। ठीक, अब डी एक्स वाई का मतलब एक पंखुड़ी जाएगी एक्स एक्सिस के साथ और एक वाई एक्सिस के अलावा। डन। डी वाई जेड का मतलब एक दे दो आप वाई को और एक दे दो आप जेड को। अब ये टू डायमेंशनल डायग्राम है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग टाइप दिख ही सकता है। डी जेड एक्स कैसा होगा? एक जाएगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग और एक जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब कहानी खराब होगी थोड़ी सी किधर? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डन। आपकी बुक का डायग्राम थोड़ा सा अलग है और मैं जो आप लोगों को सिखाऊंगा वो थोड़ा सा अलग है। ठीक, कहानी क्या है बेटा? मैथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कब आएगा? जब एक्स वाई इंटू एक्स वाई करेंगे। यानी कि अपने पास दो ऑर्बिटल हैं, एक डी एक्स वाई और एक डी एक्स वाई। ठीक, यानी कि अब कहानी क्या है, जो पहला वाला डी एक्स वाई होगा, मान लो वो है ये,
और सेकेंड वाला जो डी एक्स वाई होगा वो मान लेते हैं ये डन। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम को अगर देखोगे, है बुक अभी, देखिए उसके डायग्राम को कंपेयर करके। अच्छा, डी जेड स्क्वायर जो है इसका मतलब क्या है कि जेड पे ही दोनों मतलब चारों लोग बनाने हैं हमको। ये लीजिए, ये एक और ये दो। हाँ, उसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखो, कहानी क्या है, मैंने आप लोगों को ऐसा ओवरलैप कंडीशन बताई। अब इसमें देखिए, इसको दिखाना बेटा थोड़ा। ये देखो, ये वाला डायग्राम जो है बेटा, ये जा रहा है आपका एक्स एक्सिस, ठीक, और ये जा रहा है आपका वाई एक्सिस। डन। अब कंडीशन क्या है, इस वाई एक्सिस में आप एक बना लो और ये एक एक्सिस में एक बना लो तो चलता, लेकिन बीच वाली लाइन कैसी दिख रही है आपको, इंटैक्ट लाइन है, कंप्लीट लाइन है। इसका मतलब है कि उन ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे को ओवरलैप इस जेड एक्सिस के अलोंग नहीं किया है। आया समझ में? यानी कि जेड एक्सिस को अपने को छेड़ना भी नहीं है, वही काम हम लोग किए हैं। अब कहानी क्या है, एक तो डी एक्स वाई कैसे बनेगा, ये एक्स वाई, ये वाला y कैसे हुआ, क्योंकि ये y एक्सिस में है। सिमिलरली ये वाला जो है ये क्या है, ये एक डी एक्स वाई है। कैसे, ये वाला हिस्सा x एक्सिस पे है और ये वाला हिस्सा y एक्सिस पे है। डन। तो अगर ये वाला डायग्राम आपको इजी लगता है तो वेल एंड गुड। करना कैसे, बस वो तितली के टाइप का दो पंखुड़ी बनाओ और बीच से एक इंटेक्ट लाइन कर देना तो भी बन जाएगा। ठीक। हाँ, वो जेड है, और लेकिन शर्त क्या है, ये बीच वाली लाइन इंटैक्ट है, मतलब कंप्लीट है ये। ठीक, अगर ओवरलैपिंग हो जाती तो इसको भी बीच में से उड़ाना पड़ता अपने को। तो अगर वो डायग्राम इजी लगता है तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये डायग्राम इजी लगता है तो इसको प्रैक्टिस कर लो, मतलब एक ही है। डन। ठीक। अब जहां तक बात है इसकी, ये बन गया इतना। चलिए, अब इसमें कितने लोब्स दिख रहे हैं बेटा आपको, एक दो तीन चार पांच। ठीक, यानी इसमें जब आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो इसके ब्लॉक डायग्राम में कितने बनाने पड़ेंगे अपने को, पांच लोग। और अगर पांच लोब्स बना रहे हो यानी कि अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, देन हियर कम्स द 6 7 8 9 10। तो डी ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। डन। अब बारी आई एफ ऑर्बिटल की, तो एफ ऑर्बिटल का कोई फिक्स्ड ऐसा शेप अपने को अभी तक प्रपोज्ड नहीं है। ठीक, ऑल्दो आप लोगों की बुक में शायद मेंशन होगा, एक मॉडल है जिसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, नाम सुने हुए वाला। अगर बुक में नहीं दिया है तो आप लोग उसमें जो आपके पास रेफरेंस बुक होगी जो वाली भी, उस वाले में देखिएगा, उसमें क्लोवर लीफ मॉडल होगा। ठीक ना? नहीं, आई डोंट थिंक तो इस वाले बुक में होगा करके, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, घर जाकर के आप लोग एक बार गूगल करके देखिएगा। एफ ऑर्बिटल का शेप जो है वो ऐसा इतना बढ़िया वेल डिस्क्राइब्ड शेप नहीं है अभी तक के। ठीक, ऑल्दो इसके शेप को बताने के लिए एक मॉडल दे दिया गया है हाइपोथेटिकली, जिसका नाम है क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक, उसमें ये प्रपोज हुआ रखा है कि एफ ऑर्बिटल के पास 7 लोब होते हैं, और अगर 7 लोब होंगे तो इसका मतलब एक एक लोब में 2 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करें तो 7 लोब में कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करोगे आप,
14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो एफ ऑर्बिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बस इतना ही है अपने लिए कि पहली चीज नो स्पेसिफिक शेप, दूसरी चीज हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन्ड बाय क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक, और तीसरी चीज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एडजस्टेड इज 14। ठीक, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि जरूरी नहीं है बेटा कि ये डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम लोग। डी ऑर्बिटल्स में जरूरी नहीं है कि ई जी और टी टू जी की एनर्जी सेम हो, लेकिन ये फिक्स बात है कि इन दोनों की एनर्जी कभी भी सेम नहीं होगी। यानी कि एनर्जी ऑफ टी टू जी विल नेवर बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ ई जी ऑर्बिटल्स। ठीक, डिपेंड करता है अलग अलग। एफ में नहीं भैया, टी टू जी और ई जी किसमें है, डी में है ना। ठीक, हाँ, इसमें जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ज्योमेट्रीज हैं जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन में टी टू जी की एनर्जी कम, ई जी की एनर्जी ज्यादा, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ई जी की एनर्जी कम, टी टू जी की एनर्जी ज्यादा। ठीक, तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग अपने को मिलता है, लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट क्या है कि इन दोनों की एनर्जी कभी भी बराबर नहीं होती। टी टू जी के इन तीनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, और ईजी के इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो इसलिए ये भी आपस में डीजनरेटेड ही कहलाएंगे। डन। चलिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इतना ही है। इसके बाद फिर आओ, फिर से चैप्टर की स्टार्टिंग में आओ, जो हाँ हाँ, क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल। लीफ लीफ, पत्ती, ये है स्पेलिंग। वाह रे, दोनों झांक के देख रहे हो क्या गलत लिख रहा है। चलिए भाई, ये तो हो गई बात किसकी, शेप ऑफ ऑर्बिटल की। अब बुक में नहीं बेटा, इसमें कॉपी में। असल में क्या है, बुक में जो ऑर्डर है ना टॉपिक्स का, हम लोग उससे थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। हम लोगों ने अपने ऑर्डर को कैसा अरेंज किया है, आपकी बुक में थोड़ा सा शफल्ड है, मतलब एनसीईआरटी बुक में कैसा है, थोड़ा सा शफल्ड है। हम लोग कैसा ऑर्डर में चल रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बात की सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद हम लोग आए एटॉमिक मॉडल्स पे, जिसमें क्या क्या है, थॉमसन है, रदरफोर्ड है और बोर्ड्स मॉडल है। ठीक, हम लोगों ने इन तीनों को बढ़िया देख लिया, इन तीनों के ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लिए। उसके बाद जब एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर लिया, तब हम लोग आए डुअलिटी पे। डुअलिटी हम लोगों ने देखा कि एक होता है इसमें पार्टिकल्स में डुअलिटी, और एक होता है वेव्स में डुअलिटी। पार्टिकल में डुअलिटी कवर करता है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब पार्टिकल्स की डुअलिटी को फेवर करने वाले तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे आए तो फिर कहानी कहाँ पहुंच गई, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। तो जब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस देख रहे थे, तब अपने पास कहानी कहाँ खत्म हुई थी, ऑबो प्रिंसिपल, होन्स रूल। तो जब ऑबो देखा, होन्स देखा, तो लगे हाँ, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निपटा लिया। डन। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निपटा रहे थे, तो उसी बीच में अपने को ये भी मालूम चल गया कि ऑर्बिटल्स होते हैं चार टाइप के मेनली, एस पी डी और एफ, तो उनका शेप देखना जरूरी था, वो देख लिया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं किस तरफ, डुअलिटी। अब लेकिन हम लोग डुअलिटी देखेंगे किसकी, रेडिएशंस की। ठीक, आपकी बुक में ये सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर अरेंज, मतलब ऑर्डर का जो सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस इज अ लिटिल डिफरेंट। ठीक, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डुअलिटी इन रेडिएशंस। डुअलिटी इन रेडिएशंस। अब ये आपकी बुक में कहाँ पे है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जो सेकंड नंबर का डायग्राम होगा इस चैप्टर का, उसमें आइए। सेकंड नहीं, उसके बाद, उसके बाद, और
और हाँ, ये वाला डायग्राम क्या है, ये कौन सा नंबर का डायग्राम? हाँ, ये वाला। हाँ, आओ उसी में। ये है। ठीक। इससे पहले का जो स्टफ है बेटे आपकी बुक में, वो भी क्या है, एटॉमिक और उसको एटॉमिक मॉडल्स को लेकर के ही है। ठीक है, जिसमें थॉमसन और रदरफोर्ड और बोर है। लेकिन बोर जो है वो आपकी बुक में इस टॉपिक के बाद में दिया हुआ है। ठीक, तो बुक में ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा अलग है, और हम लोग सिक्वेंशियली एक बार में निपटाते हुए चल रहे हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं डुअलिटी इन रेडिएशंस। जब तक बात थी पार्टिकल्स में डुअलिटी की, तब तक की कहानी क्या थी कि जब आप पार्टिकल्स में डुअलिटी देख रहे थे, तब आपने को मालूम चला कि उसमें डुअलिटी यानी कि डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर जो है वो कैसा कैसा होता है। एक तो होता है पार्टिकल नेचर, और एक होता है वेव नेचर। वेव नेचर के कारण उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी जो एक वेव की होती है, जैसे उसका एक वेवलेंथ होगा, उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, उसकी एक फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसमें वेव नंबर रहेगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और पार्टिकल नेचर के कारण उसका एक मास होगा, और वो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर पाएगा, उसका एक मोमेंटम होगा। ठीक, इतनी चीजें। चलिए अब आती है कहानी डुअलिटी इन रेडिएशंस की। तो रेडिएशंस में डुअलिटी दो चीजों को कवर करती है। पहली चीज है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और दूसरी चीज है मैग्नेटिक कंपोनेंट। और वैसे भी आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है इससे पहले कि जहां भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो अपने चारों तरफ करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हुए चलती है। ठीक, ऐसा टाइप का कोई रूल पढ़ा है? कौन सा रूल है ये? अच्छा चलो, नाम मत बताओ, ये बता दो कि ये रूल कहता क्या था। कि अगर थंब है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो थंब यानी कि जो कर्ल्स है, इसको क्या बोलोगे आप? कर्ल बोलोगे ना। ठीक, ये जो कर्ल्स ऑफ फिंगर है ये क्या शो करेंगे आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इस रूल को आप क्या कर सकते थे, इस रूल को आप रिवर्स भी कर सकते हो, मतलब वाइस वर्सा। यानी कि अगर ऐसा सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है करंट, तो ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी चीज का बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है? एमआरआई मशीन। ठीक, एमआरआई मशीन देखे हो? एमआरआई मशीन, अरे वेनम मूवी, वो जो एक बड़ा सा ऐसा मशीन नहीं रहता, वेनम मूवी देखे हो? बहुत सारी और भी इंडिया की इंडियन मूवीज में है। वेनम मूवी देखे हो? अच्छा ठीक है, वो ऐसी ये सुधीर एक्सरे तरफ गए हो कभी? सुधीर एक्सरे सुपेला, कभी उधर फ्लाईओवर से भी अगर गए होगे तो एक मतलब एक मशीन का डायग्राम देखा होगा ना। ये ऐसा गोल सा रहता है, और इधर वो प्लेटफॉर्म टाइप का है, और लिखा हुआ है कि 1.5 टेस्ला एमआरआई अवेलेबल इन सिटी। ठीक, तो वो एमआरआई है। अब उस एमआरआई में होता क्या है, ये सर्कुलर पाथ में, मतलब उसमें सर्कुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक, तो यूट्यूब में कई बार वीडियो भी देखे होंगे आप लोग कि अगर कोई मेटल वगैरह कोई एमआरआई मशीन को चालू करके उसके आसपास लेके जाते हैं तो बहुत स्ट्रांगली खींच लेता है। हाँ, तो वो इसीलिए क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा सर्कुलर पाथ में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखा है। ठीक, चलो अब वो जो लॉजिक आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था वो यहाँ पे भी है कि जितनी भी रेडिएशंस हैं वो सारी रेडिएशंस इलेक्ट्रिक नेचर एज वेल एज मैग्नेटिक नेचर दोनों कैरी करती हैं। और इसी के लिए जिन भी रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, उन सारे रेडिएशंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ये नाम आप लोगों ने पक्के से सुना होगा। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पढ़ रहे हैं तो इसमें अब आता है आपके लिए अगली चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आने के पहले जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट, जो कहानी आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है कि परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन, सेम कंडीशन इसमें भी है कि रेडिएशंस यानी कि वेव्स के लिए भी उसका इलेक्ट्रिक रेडिएशन क्या है,
एक तरीके की वेव ही है ना। हाँ, लेकिन क्या सारी वेव्स रेडिएशन होती है? नहीं। एक एग्जांपल बताओ, जो वेव तो है लेकिन रेडिएशन नहीं है। वाह, अति सुंदर। वाह मेरी आंखों के तारे। एक एक तो है साउंड वेव। ठीक। साउंड वेव जो है वो ऐसा रेडिएशन टाइप तो नहीं जाता होगा ना। ऑल्दो वो क्या है, वेव फॉर्म करके करते हुए ही जाता है। ठीक। और एक वही पानी जो है, उस पानी में भी अगर आप वेव्स बनाओगे, यानी कि टाइड्स जो बनती हैं, वो भी क्या है, वो है तो वेव लेकिन रेडिएशन नहीं है वो। और वो टाइड्स जो है, वो टाइड्स जितनी ज्यादा ऊंची उठती हैं उतनी ज्यादा उसमें टाइडल एनर्जी भी है। और टाइडल एनर्जी इज अ क्या बोलना चाहिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले, है कि नहीं? चलिए, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पे ये जो वर्ड है स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या है, कोई बताओगे प्लीज? वो तो फिनोमेना है, डिस्पर्सल ऑफ लाइट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पेक्ट्रम का मतलब। स्पेक्ट्रम का मतलब स्पेक्ट्रम हम लोग किस चीज को बोलते हैं, जब आप बहुत सारी चीजों को किसी भी एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, दैट अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड स्पेक्ट्रम। आप लोग स्कूल में असेंबली में खड़े होते हो, किस हिसाब से खड़े होते हो? हाइट वाइज? तो अरे क्लास वाइज, लेकिन हाइट वाइज खड़े होते हैं ना भाई। वाह। मतलब हमारी जनरेशन तुम्हारी जनरेशन के लिए पेड़ पौधे इसलिए बचा रही है? बिना डिसिप्लिन के कहीं भी खड़े हो रहे हैं। ठीक, चलिए, कुल मिला के कहानी क्या है, आप लोग जब स्कूल असेंबली में खड़े होते हैं तो किस हिसाब से खड़े होते हैं? हाइट वाइज खड़े होते हैं। ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका स्पेक्ट्रम ऑफ हाइट। ठीक। अच्छा, अब एक चीज बताओ, क्या ऐसा जरूरी है कि जो हाइट वाले स्पेक्ट्रम में सबसे पीछे खड़ा है, अगर मैं उन 10 लोगों को वेट वाइज अरेंज कर दूं, तो जो हाइट वाइज पीछे खड़ा था वो अभी भी पीछे खड़ा होगा? हो सकता है ना कि वो एकदम दुबला पतला है, एकदम मरेला सा, तो वो सामने खड़ा हो जाए, ऐसा 15-20 किलो का है तो। और सबसे सामने जो सबसे कम हाइट का खड़ा था, हो सकता है वो 100-150 किलो का हो, वो पीछे जाके चला जाए। यानी कि अब जब आपने पैरामीटर चेंज किया, तो अब जो आपको अरेंजमेंट मिला है वो किसका मिला? वेट का मिला। लेकिन अब वेट वाले को अगर आप हाइट के हिसाब से देखोगे तो ऐसा उबड़ खाबड़ आएगा ना, फिक्स है। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है बेटा, इसको स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है, जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को या आर्टिकल्स को क्या कर दो, किसी भी एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, तो वो ऑर्डरली अरेंजमेंट ही कहलाता है स्पेक्ट्रम। और वो जो डिस्पर्सल ऑफ लाइट आप लोग देखते हो, उसमें क्या कौन कौन से कलर हैं? पक्का? ये किस चीज का अरेंजमेंट है? ये है अरेंजमेंट उनके वेवलेंथ का। आया समझ में? तो ये जो वेव्योर है, इसमें ये सातों रेडिएशन किस बेस पे अरेंज्ड है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वैल्यू। ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी अपने को जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको किसी ना किसी एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग अरेंज करने पे ही जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो अरेंजमेंट मिलेगा, उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डन। चलो, अब फटाफट से उस डायग्राम को देखो जो बुक में आप लोगों के है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ, वही वाला बेटे। पेज पलटो, पेज पलटो। इधर इधर। मिला? अब वो जो बेटा स्केल है, उस स्केल में ऊपर की तरफ देखिए तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इधर इधर इधर। फ्रीक्वेंसी। हाँ, उधर ही जहां पेन रख रहे हो, ऊपर 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 ऊपर। अरे दिखाओ इधर बुक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, और यहाँ पे लेमडा लिखा हुआ है। ठीक। चलो, अब इसको पकड़ो और एक चीज बताओ, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है? ये तो पढ़ा हुआ है पहले अपन ने, यानी कि न्यू की वैल्यू में जितना बढ़ाऊंगा, ई की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। लॉजिक है? ठीक है। अच्छा, अब ये न्यू जो है, इसका एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, सी बाय लैम्डा। तो यही इक्वेशन ऐसे भी तो लिखना पॉसिबल है, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। यानी कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, ई की वैल्यू उतनी घटेगी। ठीक। अब आप लोग आपके बुक में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको देखिए, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे लेफ्ट में क्या है बेटे? गामा रेडिएशंस है। ठीक। ऊपर अभी कौन सा स्केल देख रहे हो आप? फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी को देख लो।
गामा रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी कौन से ऑर्डर में चल रही है? 10⁻, ठीक। उसके बाद यानी कि ऊपर में नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर डिक्रीज होते 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 आ रहा है, नेगेटिव एक्सपोनेंट डिक्रीज होने का मतलब वैल्यू बढ़ रही होगी ना। 10⁻⁻24 छोटी वैल्यू है इन कंपैरिजन टू। ओके, हाँ ठीक है, सॉरी। हम्म, ऊपर में क्या है? 10⁻24, उसके बाद 10⁻22, उसके बाद, ठीक, यानी कि ऊपर में जो एक्सपोनेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अगर न्यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी एनर्जी भी डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि ये क्या बेटा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी तो डिक्रीज होगा ना। डन, ठीक है। तो ये सेम अरेंजमेंट और किस तरीके से आप बोल सकते हो कि दिस इज द अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी। डन। चलो अब जस्ट नीचे वाला स्केल देखिए, जिसमें क्या है, लेमडा की वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। हाँ, स्टार्टिंग में क्या है वो 10⁻⁻16, फिर वो बढ़ते 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 इधर पे आओ सबसे लास्ट 10⁻8। यानी कि अगर नीचे आप लेमडा की वैल्यू बढ़ा रहे हो, यानी कि वेवलेंथ, मतलब एक छोटी वेव, एक बड़ी वेव, फिर और बड़ी वेव और बड़ी वेव, यानी कि लेमडा बढ़ाओगे तो क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज होगी। अगेन अपना कंक्लूजन सेम निकला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इस हिसाब से गामा रेडिएशन जो है इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, होगी पक्का। और सबसे कम एनर्जी में कौन है? लॉन्ग रेडियो वेव्स। अच्छा, अब इन दोनों में से सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है? सबसे छोटा वेवलेंथ गामा रेडिएशन बेटा, गामा रेडिएशन का वेवलेंथ सबसे छोटा है ना। हाँ, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। डन, ठीक। अब इन दोनों तीनों प्रॉपर्टीज के बेस पे ये गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, इनका अपने को एप्लीकेशन या यूज देखना है, ठीक। उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में आने के पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। चलिए, आज की सभा यहीं तक। वही कंपैरिजन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कब? कल?